हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वरुण है और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी बाय वरुण पे स्वागत है। आज के इस एमसीक्यू सीरीज में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को लेकर के मैं आया हूं, जिसके महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन हैं जो बिहार सिविल सर्विसेज बीपीएससी, बिहार जुडिशियरी सर्विसेज, बिहार टीआरई-4 टीचर्स एग्जाम जिसमें पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी, साथ ही साथ अन्य स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस वगैरह सबके लिए ये महत्वपूर्ण सेशन है। चलिए इस सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो मैंने पहले बताया कि राष्ट्रपति से रिलेटेड है, अर्थात ये 15 क्वेश्चन में हर जगह पे राष्ट्रपति के शक्ति से, राष्ट्रपति के कार्य से ही संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेंगे। पहला कहता है कि वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। ये एकदम गलत है। आप सबने पढ़ा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करने का जो कार्य है वो राष्ट्रपति का है। हाँ, राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से सलाह लेते हैं, मार्गदर्शन उनसे लेते हैं, उनसे गाइडलाइन लेते हैं, बट ये घोषित करने का काम, घोषणा का काम किसका है? राष्ट्रपति का। अर्थात ये ऑप्शन इसका क्या है? गलत है। दूसरा, किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा ही हो। ये एकदम सही है। ये एकदम क्या है? सही है। जैसे आप अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जो लोहार जाति है वो ओबीसी में आता है। कुछ जगहों पे, कुछ राज्यों में उनको ट्राइबल्स में रखा गया, एसटी में रखा गया है। अर्थात जो जाति हैं उनकी जो आरक्षण की कैटेगरी है वो ऐसा नहीं है कि एक राज्य में जो कैटेगरी है वो अन्य राज्य में भी सेम कैटेगरी होगा। वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो इसका दूसरा वही कह रहा है कि किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। दूसरे राज्य में ऐसा नहीं भी हो सकता है, वहां पे हो सकता है उनकी कैटेगरी अलग भी होगी। अर्थात इसका सही ऑप्शन कौन है? 2 है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं। पहला कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 366(25) में निर्धारित किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों से तात्पर्य ऐसे जनजातियों या समुदायों से हैं जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जाति माना गया है। अर्थात ये उनको मानता है जो संविधान के 342वां जो अनुच्छेद है उनमें जिसको अनुसूचित जनजाति माना गया है उन्हीं को यहां पर वो लेगा। दूसरा पॉइंट, संविधान के अनुच्छेद 342(1) के किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राष्ट्रपति राज्य के मामले में राज्यपाल के परामर्श से, देखिए अगर किसी पर्टिकुलर एक राज्य का बात हुआ तो उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से, इंटायर की बात हुई तो फिर यहां पे राज्यपाल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। लेकिन पर्टिकुलर किसी राज्य की बात आएगी तो राज्यपाल का परामर्श लेना राष्ट्रपति का एक कार्य है। उस राज्य संघ क्षेत्र में जनजातियों, आदिवासी समुदायों, जनजातियों के भाग या समूह आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है। इसीलिए यहां पे है कि यह किसका कार्य है? यह राष्ट्रपति का कार्य है, जो कि राज्यपाल का कार्य नहीं है। और आपके क्वेश्चन में कहा था कि यह किसका कार्य है? राज्यपाल का कार्य है। इसीलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन यहां पे क्या है? गलत है। इसमें भी एक चीज है कि राष्ट्रपति घोषित करके उसे फिर संसद को देगा ताकि संसद उस क्षेत्र को, उस अनुसूचित जाति को वो फिर ऐड करके तब फाइनली उसे पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य संघ राज्य क्षेत्र के क्षेत्र विशेष के लिए किसी भी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित समुदाय को दूसरे राज्य में उसी सेम कैटेगरी में घोषित किया जाना आवश्यक नहीं है। अर्थात ये स्टेट टू स्टेट इनकी कैटेगरी चेंज हो सकती है। इसीलिए जो सेकेंड ऑप्शन था आपके इस क्वेश्चन का, वो सेकेंड ऑप्शन क्या है? सही है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय बजट, सेंट्रल बजट से है। कहता है कि केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए जो सेंट्रल बजट होता है ये आर्टिकल 112 के तहत प्रत्येक वर्ष एक वित्तीय विवरण के रूप में
राष्ट्रपति के कहने पर वित्त मंत्री के द्वारा संसद के दोनों सदन के सामने पेश किया जाता है। राज्य के केस में यह बजट अनुच्छेद 202 के तहत राज्यपाल के कहने पर राज्य के जो वित्त मंत्री है उनके द्वारा दोनों सदन या जहां पे एक सदन है वहां पे पेश किया जाता है। कहता है कि केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण, इसी को बजट भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, बजट भी कहते हैं, क्योंकि बजट शब्द जो है हमारे संविधान में लिखा नहीं गया है। बजट का अर्थ है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो यहां पे कहता है कि प्रधानमंत्री की ओर से नहीं। देखिए प्रधानमंत्री क्या है, ये मंत्री जो मंडल है उसके मुखिया हैं, प्रमुख हैं, लेकिन जो वित्त मंत्री हैं वो वित्त विभाग के जो मुखिया है वो डायरेक्ट रिपोर्ट किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। क्योंकि आप सब पढ़े होंगे कि मंत्रिमंडल का जो गठन है वो राष्ट्रपति के सहायता के लिए, सलाह के लिए किया जाता है। अर्थात प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति के कहने पर या राष्ट्रपति के द्वारा वित्त मंत्री को यह कहा जाता है कि आप दोनों सदन के सामने वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत कीजिए। अर्थात ये आपका पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा, केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जाती है। हाँ, जो धन विधेयक होता है वो आप देखते हैं, आप पढ़े भी है अनुच्छेद 110 में कि भाई धन विधेयक की अनुशंसा पहले राष्ट्रपति करती है, इसलिए धन विधेयक को राष्ट्रपति रिटर्न नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी जो अनुदान है, अनुदान के लिए अनुशंसा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अर्थात इसमें दूसरा ऑप्शन इसका क्या है, सही है। चलिए थोड़ा इसका डिटेल भी देख लेते हैं। कहता है कि राष्ट्रपति की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदन के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण अतः बजट को पेश करता है। अर्थात पहला ऑप्शन सही है आपका, सॉरी पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि पहला ऑप्शन में राष्ट्रपति के जगह पे क्या लिख दिया था, राष्ट्रपति के जगह पे प्रधानमंत्री लिख दिया था, जो कि यहां पे क्या होना चाहिए था, यहां पे प्रेसिडेंट होना चाहिए था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 जो मैंने पहले ही बताया है के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राप्ति और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट कहते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 113 के अनुसार, अनुच्छेद 112 में क्या है, अनुच्छेद 112 में है कि राष्ट्रपति वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करवाएगा, पेश करवाएगा, किसके द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा। अगर वित्त मंत्री नहीं है तो राज्य वित्त मंत्री के द्वारा, अगर दोनों में से कोई नहीं है तो वो जो मंत्री का जो भार है वो प्रधानमंत्री के पास होगा और प्रधानमंत्री उस वित्तीय विवरण को संसद के दोनों सदन के समक्ष अनुच्छेद 112 के तहत पेश करेगा। तीसरा पॉइंट कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार संघ स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती है। अर्थात अनुदान की मांग राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका के अंग हैं। किसके अंग हैं, संघ के कार्यपालिका के अंग हैं। देखिए संघ के कार्यपालिका के जो है ना वो 5 अंग हैं। कितने अंग हैं, 5 अंग हैं। कौन कौन से 5 अंग हैं, तो उसमें सबसे पहला है राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 52 के तहत है, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के तहत है, प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 के तहत है, मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 के तहत है और भारत का महान्यायवादी जो है अनुच्छेद 76 के तहत है। मतलब ये 5 जो है ना ये हमारे संघ के क्या हैं, ये कार्यपालिका के अंग हैं। कहता है इनमें से कौन है, तो तीनों का तीनों है। कौन कौन है, राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी है, महान्यायवादी भी है, इसके अलावा उपराष्ट्रपति भी हैं जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं और साथ में मंत्री परिषद भी है। अर्थात इसके ऑप्शन कौन हो जाएंगे, डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। देखिए जिस दिन से वो शपथ ग्रहण करके पद ग्रहण करेंगे उस दिन से वो 5 वर्ष तक रहते हैं, लेकिन वो तब तक रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी न आ जाए। क्योंकि कभी भी राष्ट्रपति का वो गैप नहीं रहता है। हाँ, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो वैसे केस में मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको वहां पे लाया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति की जो पद की अवधि होती है, ड्यूरेशन, टेन्योर होता है, वो शुरू होता है पद ग्रहण के दिन से। तो यहां पर देखते हैं ऑप्शन में, पहला निर्वाचन की तारीख नहीं,
संसद निर्धारित तिथि एकदम नहीं, अपने पद ग्रहण के दिन से। किस दिन से? अपने पद ग्रहण के दिन से। कितने वर्ष के लिए रहते हैं? ये 5 वर्ष के लिए रहते हैं। कितने दिन के लिए? 5 वर्ष के लिए रहते हैं। नेक्स्ट देखिए इसका डिटेल। संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। ठीक है, लेकिन ये तब तक पद पे रहेंगे जब तक इनका उत्तराधिकारी शपथ लेने न आ जाए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? मैंने पहले बताया है, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जाति, इन सब को घोषित करने का काम राष्ट्रपति का होता है और राष्ट्रपति इसकी घोषणा करके इस इंफॉर्मेशन को संसद के पास भेजते हैं, फिर वहां से उसे पारित करके उसे शामिल किया जाता है। अर्थात इसमें इन सब का कोई रोल नहीं है, यह कार्य किसका है? राष्ट्रपति का है। थोड़ा इसका डिटेल देख लेते हैं। कहता है कि संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के विषय में उपबंध किए गए हैं। तो इनके क्षेत्र के लिए उपबंध किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 244 के तहत किया गया है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अलावा किसी अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र को राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है, क्योंकि इन लोगों को ऑलरेडी पहले किया जा चुका है, तो इनकी कोई बात यहां पे नहीं होती है। अन्य क्षेत्रों की बात है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है इनके लिए अलग प्रावधान बनाई गई है, इसलिए इनको इससे बाहर रखा गया है। इसके अलावा जो किसी अन्य राज्य क्षेत्र को करना है तो अनुच्छेद 244 के तहत वो विषय की घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? देखिए, अध्यादेश का मतलब होता है कि जब राष्ट्रपति को लगता है कि कुछ कानूनी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई है, थोड़ा ठीक करना है, और सदन का सत्र नहीं चल रहा है, या कोई एक सदन अब्सेंट है, या कोई एक सदन का सत्र नहीं चल रहा है, कोई एक सदन का सत्र चल रहा है, या दोनों सदन का सत्र ऑफ है, तो वैसे केस में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाया, मतलब एक कानून लाया जाता है, जो 6 महीने के बाद सस्पेंड हो जाता है। पुनः लाने के लिए उसके भाषाई परिवर्तन करके उसे कंटिन्यू किया जाता है। साथ ही साथ सदन जब शुरू हो जाएगी तो सदन शुरू होने के जो अंतिम दिन होंगे, दोनों सदन के जो लास्ट वाले होंगे, उस दिन से 6 सप्ताह के वक्त देखा जाता है। उस 6 सप्ताह में अगर सदन के द्वारा पारित किया गया तो ठीक है, अन्यथा वो रिजेक्ट हो जाता है, या फिर अध्यादेश को राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी रिजेक्ट, कभी भी वापस लिया जा सकता है। तो कहता है कि अध्यादेश राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, मतलब कौन से अधिकार से राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है? तो बेसिकली ये जो है ना, ये राष्ट्रपति का विधायिकी अधिकार है, मतलब ये विधि बनाता है कि भाई इस पीरियड के लिए हम ये विधि बना रहे हैं, जिस विधि के तहत यहाँ की जो कानूनी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसे नियंत्रित किया जा सके। अर्थात ये राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? ये विधायी का अधिकार है। थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार 1 to 3 के अनुसार राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थिति में अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को शक्ति है कि कुछ केस में, कुछ परिस्थिति में वो अध्यादेश जारी कर सकता है। पहला, जब संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन सत्र में ना हो। जस्ट मैंने बताया कि या तो दोनों ऑफ हो या कोई एक ऑफ हो, क्योंकि दोनों जब तक नहीं रहेगा तब तक हम कोई भी कानून पारित नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केस में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति अपने अधिकार का उपयोग करते हैं, जिसे अध्यादेश कहते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक सदन या दोनों का दोनों ऑफ है, तो ऐसे केस में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। क्या करने के लिए? प्रशासनिक कार्य को सुदृढ़ करने के लिए। दूसरा, सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थिति आ जाए, कभी भी कोई आकस्मिक परिस्थिति आ जाए, सदन चल नहीं रहा है, एकाएक या कुछ हो रही है, एकाएक युद्ध छिड़ जाए, या कहीं पे कोई विद्रोह हो जाए, देश के अंदर इंटरनल कोई विद्रोह हो जाए, तो ऐसे केस में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। तीसरा, यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है, राष्ट्रपति को लगे कि नहीं अभी विधि बनना चाहिए, क्योंकि देखिए विधि बनाने के लिए एक ड्यूरेशन की जरूरत होती है, बहस की जरूरत होती है, वोटिंग होती है, लंबा समय लगता है। लेकिन कोई ऐसा आपातकाल स्थिति आ जाए जिस समय इंस्टेंट उसी समय कोई विधि बनाने की जरूरत है, तो ऐसे केस में राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत। नेक्स्ट, संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु
कोई भी हो सकता है, लेकिन पहला कहता है चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपने सदस्यता से त्याग देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा वक्त कोई लड़ेगा ही नहीं कि भाई हार जाएंगे तो ई भी चला गया, ऐसी नहीं है। दूसरा, अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़ना होगा। नहीं, यह भी नहीं है। यह प्रक्रिया होती है सामान्य सदस्यों के रूप में कि अगर कोई मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन गया, अगर किसी भी सदन के सदस्य नहीं है तो उनको 6 महीने तक रखा जाता है। 6 महीने के अंदर उन्हें सदन की सदस्यता लेके आनी पड़ती है। राष्ट्रपति केस में ऐसा नहीं है। निर्वाचित होने के उपरांत ही अपने सदस्यता छोड़ पड़े। हाँ, जैसे वो निर्वाचित होंगे उनको अपने पिछले पद की सदस्यता छोड़नी पड़ती है, अर्थात इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की विधायिका शक्ति या विधायी शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे अध्यादेश की बात आई, विधि बनाने की शक्ति है। पहला, राष्ट्रपति को संसद के सदस्यों के अयोग्यता संबंधित मुद्दे पर निर्वाचन आयोग के साथ परामर्श करने की आवश्यकता होती है 100%। अगर उन्हें सदन के किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करना है तो निर्वाचन आयोग से परामर्श लेते हैं, अर्थात यह पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, जब संसद सत्र में न हो तो वह एक अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं, परंतु वह उस अध्यादेश को कभी वापस नहीं ले सकते हैं। लिखिए, यहां पे एक लफड़ा हो गया। ये जब मर्जी तब वापस ले सकते हैं, यहां पे कर दिया ऑप्शन में कि कभी वापस नहीं ले सकते, जिसके कारण ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। यहां तक ये ऑप्शन सही था, यहां तक ये ऑप्शन सही था कि जब संसद सत्र में ना हो तो वह एक अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं, यहां तक सही था। लेकिन परंतु उस अध्यादेश को कभी वापस नहीं ले सकते, ये गलत है, इसलिए ये सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, यदि किसी विधेयक में सरकार द्वारा निधि उधार लेने संबंधित उपबंध अंतर्निहित है तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को नहीं लौटा सकते। इसी को कहते हैं धन विधेयक, इसको लौटा नहीं सकते हैं, अर्थात ये ऑप्शन क्या हो गया सही। क्यों नहीं लौटा सकते हैं? क्योंकि ये ऑलरेडी उनके अनुशंसा पर ही लाई जाती है, अर्थात इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट, थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। कहता है कि राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श के आधार पर संसद सदस्यों की निर्भरता के संबंध में निर्णय लेता है, मतलब वो चुनाव आयोग से वो राय विचार लेंगे। जब संसद सत्र में ना हो तब अध्यादेश जारी कर सकता है 100% अनुच्छेद 1, 2, 3, 123 के तहत। इस अध्यादेश को संसद द्वारा अपना अगला सत्र आरंभ होने से 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृति देनी चाहिए, या नहीं भी देता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। राष्ट्रपति किसी अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है, उनके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, लेकिन हमारे ऑप्शन में दिया था कि वो नहीं ले सकता, इसलिए सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया था। तीसरा, सरकार द्वारा निधि उधार लिए जाने के संबंध में कोई विधेयक अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक होगा, जो मैंने पहले बताया है, और धन विधेयक की अनुशंसा राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए धन विधेयक को राष्ट्रपति कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक फॉर्मेलिटी के लिए उनके पास वो धन विधेयक भेजा जाता है, इसीलिए क्योंकि वो उनके अनुशंसा पर ही रखा जाता है संसद के सामने। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अध्यादेश मतलब याद रखिएगा अनुच्छेद 1, 2, 3, 123। पहला, जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो उस समय राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है क्योंकि जब चल रहा है तो समानता जारी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो अध्यादेश है, नियम बनाना है तो वो संसद के दोनों सदनों द्वारा बना लिया जाएगा। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद द्वारा इसकी बैठक में 6 सप्ताह के भीतर पुनः पारित किया जाना चाहिए। देखिए यहां पे ऑप्शन है, वो नहीं भी कर सकता है और कर भी सकता है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि वो करेगा या नहीं करेगा। ये निर्भर होता है संसद के दोनों सदनों के ऊपर कि क्या उसे पारित करेगा या नहीं करेगा। सॉरी, पहला ऑप्शन मैं फिर से एक बार पढ़ दूं। जब संसद के दोनों सदन का सत्र चल रहा हो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। हाँ, ये ऑप्शन आपका सही है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये निर्भर होता है संसद के ऊपर कि वो उसे पारित करे या उसे वो रिजेक्ट करे, और इसीलिए ये आपका दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तो आपका सही ऑप्शन कौन हो गया? ए हो गया। थोड़ा इसका डिटेल देख लेते हैं। कहता अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के निम्नलिखित परिस्थितियां हैं। पहले ही बता दिया। पहला, राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है तो कर सकता है। सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थिति विद्यमान हो, संसद के दोनों सदन में से कोई एक ना हो तो ऐसी स्थिति में वो कर सकता है। दोनों सदन चल रहा है तो फिर नियम कानून बनाने की स्थिति ऑलरेडी सदन के पास है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही हुआ है। किसी भी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है, वो राष्ट्रपति के अनुसार 6 महीने, मतलब एक बार बना कानून तो 6 महीने तक रहेगा।
फिर से एक्सटेंशन करने की अगर जरूरत है तो उसमें कुछ भाषाई परिवर्तन किया जा सकता है, तो फिर उसको अगले 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हूबहू आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर सत्र शुरू हो गया, अध्यादेश जारी हुआ, कुछ दिनों का सत्र आ गया, विद इन 6 मंथ्स, सत्र जिस दिन जारी हुआ, मान लीजिए कि पहला दिन लोकसभा हुआ, 4 दिन के बाद राज्यसभा हुआ, तो राज्यसभा का सत्र के जिस दिन होगा उस दिन से 6 सप्ताह काउंट की जाएगी। उस 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों को उसके लिए निर्णय लेना पड़ेगा कि वो पारित होगा या रिजेक्ट होगा। तो वही यहां पे लिखा है कि किसी भी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने तक होती है एवं संसद की मंजूरी न मिलने पे 6 सप्ताह की होती है। 6 सप्ताह की मतलब संसद की मंजूरी नहीं मिलेगी, 6 सप्ताह के बाद वो खत्म हो जाएगा। संसद की दोबारा बैठक के 6 सप्ताह के भीतर इनका पुनः पारित होना आवश्यक है, अन्यथा यह क्या हो जाएगा, इसे समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। पहला, अगर हम 104th अमेंडमेंट की बात करें तो इस क्वेश्चन का रूप थोड़ा अलग होगा। अगर हम 104th अमेंडमेंट से पहले की बात करें तो इसका स्वरूप थोड़ा अलग होगा। देखिए इसमें ऑप्शन, ऐसे दोनों केस में इसका आंसर तो एक ही है, लेकिन दोनों को थोड़ा सा हम डिटेल कर लेते हैं। कहता है कि उपर्युक्त सदस्यों में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचन मंडल का हिस्सा है। तो आपको पता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, इसके बाद राज्यसभा और विधानसभा, राज्य विधानसभा, ठीक है, इसके इलेक्टेड मेंबर ही इसमें वोटिंग करते हैं। इलेक्टेड मेंबर ही, नॉमिनेटेड वोटिंग नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहां पे कहता है कि लोकसभा के सभी सदस्य, देखिए 104वां संविधान संशोधन के बाद लोकसभा के जो नॉमिनेटेड थे उनकी कॉन्सेप्ट हट गई, लेकिन 104वां संविधान संशोधन से पूर्व लोकसभा में नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों होते थे। तो अगर इस क्वेश्चन को हम 104वां संविधान संशोधन के बाद वर्तमान में लेते हैं तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अब नॉमिनेटेड नहीं है। दूसरा, राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य, विधान परिषद का कॉन्सेप्ट यहां पे है ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही गलत है। तीसरा, राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा में आज भी नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों है, इसलिए ये कभी से होगा ही नहीं। राज्य विधानसभा के सभी सदस्य, देखिए 104वां संविधान संशोधन से पूर्व राज्य विधानसभा में भी नॉमिनेटेड सदस्य होते थे, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के बाद यहां पर सिर्फ अब इलेक्टेड होते हैं, इसलिए यह ऑप्शन सही होगा। ये दोनों ऑप्शन सही होगा किसके केस में, 104वां संविधान संशोधन के बाद, आफ्टर 104th अमेंडमेंट। लेकिन बिफोर 104th अमेंडमेंट कहेंगे तो यह भी गलत है और यह भी गलत है, लेकिन दोनों केस में इसका उपयुक्त आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समझ में आ गया कि अगर 104वां संविधान संशोधन के बाद बोलता तो सही ऑप्शन आपका कौन होता, 1 और 4, लेकिन बिफोर 104th अमेंडमेंट कहता तो चारों का चारों इसका गलत है, इसका क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। और 1 और 4 देखिए ऑप्शन में यहां पर दिया हुआ नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं यहां पे रखा हूं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य वोट दे सकते हैं। मैंने क्या बोला, ओनली इलेक्टेड नॉट नॉमिनेटेड, अर्थात ये ऑप्शन गलत है। दूसरा, संघ राज्य क्षेत्र में से केवल दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के हकदार हैं। नहीं, दिल्ली और पुडुचेरी, अब जम्मू एंड कश्मीर भी इसमें आ जाएगा, अर्थात ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी, ना तो 1 और ना ही 2। चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग डिटेल देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और दिल्ली एवं पुडुचेरी जो क्षेत्र है उनके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, 100% अंग है। संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये संसद के अंग है, तो राष्ट्रपति भी उसमें एकदम सही है। दूसरा, अमेरिकी राष्ट्रपति को विधायिका, जिसे कांग्रेस कहा जाता है या वहां का संसद कहा जाता है, के अंग के रूप में नहीं माना जाता है, अंग के रूप में नहीं माना जाता है। देखिए, बेसिकली जो अपने यहां का जो स्थिति है, अपने यहां की जो स्थिति है, ये इस केस में हमारा जो राष्ट्रपति है वो अभिन्न अंग है, लेकिन इनका अंग नहीं है, इनका अंग यहां पर नहीं है, अर्थात ये दोनों का दोनों क्या है, सही है। अब देखिए थोड़ा सा अमेरिका की क्या स्थिति है, तो देखिए अमेरिका में क्या है, जो कांग्रेस जिसको कहा गया है, अमेरिका में जो कांग्रेस है, कांग्रेस को वहां का संसद कहा गया है। ठीक है, संसद के जैसे अपने यहां दो पार्ट हैं, एक है अपर जो हाउस है वो हमारा राज्यसभा है, लोअर हाउस जो है वो हमारा लोकसभा है। सेम वहां पर भी अपर हाउस और लोअर हाउस है। वहां का जो अपर हाउस है उसे सीनेट कहते हैं, क्या कहते हैं, सीनेट कहते हैं, और वहां के जो लोअर हाउस है उसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। ठीक है, और यहां पे कहता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति विधायिका का एक अभिन्न अंग नहीं होता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में विधायिका, जिसे कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, जिसके 2 भाग हैं, सीनेट जिसे अपर हाउस कहते हैं और हाउस ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव जिसे हम लोअर हाउस कहते हैं। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति को कांग्रेस का एक अभिन्न अंग माना नहीं जाता है। वहां पर कांग्रेस के 2 ही अभिन्न अंग हैं, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। वहां पे राष्ट्रपति को अलग रखा गया है, लेकिन हमारे यहां जो हमारा है संसद, इसके 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। हाँ, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, वो उसमें भाग भी नहीं लेते, लेकिन उनके पास कुछ अन्य अधिकार हैं, जैसे वो संसद के दोनों सदन को आहूत कर सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है, या दोनों सदनों को संबोधित कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं बजट के समय में उनकी संबोधन आती है, सत्र के प्रारंभ में संबोधन आती है, तो ये सब कार्य कर सकते हैं। लेकिन भारत के राष्ट्रपति संसद के जो दोनों हाउस है उसके सदस्य होते नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रक्षा सेवाओं के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पर बने रहते हैं, 100% होते हैं। रक्षा सेवा के जितने भी सदस्य हैं, जो बड़े बड़े जो रक्षा प्रमुख हैं, प्रसाद पर्यत पर होते हैं। दूसरा, अखिल भारतीय सेवा का गठन केवल राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से हो सकता है, नहीं, राज्यसभा उसको कर सकता है, लेकिन पारित करने के लिए लोकसभा की भी जरूरत पड़ती है। अर्थात यहां पर यह ऑप्शन गलत है, सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। कहता है कि अनुच्छेद 310 के अनुसार रक्षा सेवा के सदस्य, संघ सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा के सदस्य, केंद्र के अंतर्गत सैन्य पदों या असैन्य पदों को धारण करने वाले व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पर होते हैं। इसी तरीके से राज्य सेवा वाले जो होते हैं, जो राज्य आयोग सेवा से जाते हैं, वो सब के सब राज्यपाल के प्रसाद पर्यत पर होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जो किसी राज्य सिविल सेवा का सदस्य है या राज्य के अधीन कोई सिविल पद पर धारण करता है, वो उस राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यत पर होता है, जो मैंने पहले आपको बताया। दूसरा, अनुच्छेद 312 के अनुसार यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रहित में ऐसा करना आवश्यक था, तो उस केस में अखिल भारतीय जो सेवा है उसका सृजन कर सकती है, लेकिन इसके लिए राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के मतदान करने के अलावा 2/3 सदस्यों का वहां पे समर्थन जरूरी है, और इसे पारित करने के लिए उन्हें फिर से लोकसभा में लेके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, 14वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम लोग 1-2 बार इसको ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बहुत आसान है। पहला, न्यायालय इसका पूर्वावलोकन नहीं कर सकता है, कर सकता है। 44वां संविधान संशोधन के तहत, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसका पूर्वावलोकन न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है, उससे पहले किया नहीं जाता था। दूसरा, अर्थात नहीं कर सकता है, अर्थात कर सकता है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया, कर सकता है। दूसरा है, इसे संसद द्वारा पारित विधेयकों की तरह भूत लक्षित मतलब पास्ट वाला, मतलब पहले प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है, इसे प्रभाव से लागू किया
जा सकता है। अर्थात यहां पे दोनों का दोनों ऑप्शन इसका क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका सही ऑप्शन आपका कौन हो गया, सही ऑप्शन हो गया डी। थोड़ा सा इसका डिटेल एक बार देख लेते हैं, थोड़ी सी छोटी सी डिटेल है कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के आधार पर न्यायालय अध्यादेश का पूर्वावलोकन कर सकता है, इससे बिफोर नहीं किया जाता था। नेक्स्ट, संसद द्वारा पारित विधेयक की तरह भूतलक्षित प्रभाव से अध्यादेश को भी लागू किया जा सकता, मतलब पहले से जिस डेट से हुआ उस डेट से लागू किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आज से होगा तो आज से नहीं, पहले से भी उसे लागू किया जा सकता है। एंड लास्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथन में कौन सा असत्य है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, असत्य है, गलत कौन है। पहला, भारत में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के बाद उसे किसी भी समय वापस लेने का अधिकार प्राप्त है, यह तो सही है। अर्थात हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यह हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सही है और हमें क्या ढूंढना है, असत्य है। यह क्या है, यह सत्य है, तो यह नहीं होगा। अमेरिका में राष्ट्रपति कोई भी संघीय सीनेट की स्वीकृति के बिना नहीं कर सकता है, यह भी सही है। हमें असत्य ढूंढना है, तो हमारा यह भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आप जस्ट पढ़े हैं ना कि रिप्रेजेंटेटिव पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट है, ठीक है। तीसरा, यदि सर्वोच्च न्यायालय अपना स्थान दिल्ली की बजाय किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करना चाहे तो इसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होगी। तो यह राष्ट्रपति के बिना आदेश का वो अपने न्यायालय का बेंच किसी अन्य जगह पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। राज्य के केस में भी सेम है ये कि आपको वहां पे लेना पड़ेगा, अर्थात ये भी सही है और हमें असत्य ढूंढना है, तो ये गलत है। अपनी कार्य प्रक्रिया के संबंध में बनाए गए नियमों के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं लेनी पड़ती, नहीं लेनी पड़ती है। बिना राष्ट्रपति के मंजूरी के वो अपने कार्य प्रणाली में जो कोई नियम बनाते हैं, फेर बदलाव करते हैं, उसे माना नहीं जाएगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय अपने कार्य प्रणाली में कोई परिवर्तन करता है और उस परिवर्तन के लिए नियम बनाता है तो उसका काम है कि उस नियम को पहले वो राष्ट्रपति से अप्रूव करवाए, देन उसे वो इंप्लीमेंट, देन उसे वो लागू कर सकता है। अर्थात ये ऑप्शन गलत है और यही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये आपका 15 क्वेश्चन था भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से, जिसमें आपने 15 क्वेश्चन का डिटेल देखा है। एक चीज मेरा है कि मेरे इस YouTube चैनल द स्टडी बाय वरुण पे प्रत्येक दिन MCQ सीरीज विभिन्न सब्जेक्टों का आएगा, जो बिहार सिविल सर्विसेज, साथ में जितने भी बिहार के TRE 4 के जो एग्जामिनेशन है उसके लिए, जितने भी स्टेट PCS है उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ बहुत जल्द ही हमारा टेस्ट सीरीज भी आने वाला है और बहुत जल्द ही हम टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज भी अपना वीडियो YouTube पर लाने वाले हैं। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें और हमारे इस वीडियो को अपने स्टूडेंट ग्रुप में फॉरवर्ड करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।